So we were discussing electromagnetic inductions. Electromagnetic induction, right? So last lecture में we were discussing with this topic. हमने ये start किया था, एक lecture हमने किया इसके ऊपर, and after this ray optics is there, so that we'll also discuss. Electromagnetic inductions. Before I go into this, already हमने पढ़ रखा है, लेकिन before I go into the detail of this electromagnetic induction, first you tell me area जो होता है ये कैसा क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलेंट विषय. सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेट्स से कि मैं आई हैव प्लॉटेड एरिया समथिंग लाइक दिस. मैंने कुछ ऐसा एक डिस्क बनाया है, लेट्स से. सो मैंने एक ऐसा डिस्क बना दिया. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस डिस्क का एरिया वेक्टर किधर रहेगा? Where will be the area vector of this disk? Perpendicular to the Very good. Perpendicular to the surface. किधर? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? Or I can take both. Both. So conventionally आप area vector is always perpendicular to the surface. तो अगर आपका ये surface है तो area vector हमेशा surface के perpendicular होगा. It can be perpendicularly upward also और downward also. दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, right? So area vector आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन अगर आपने एक बार एरिया वेक्टर का अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस पकड़ा है तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल अपवर्ड डायरेक्शन प्लस रहेगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. या फिर अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव रखा है, सॉरी पॉजिटिव रखा है, तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन विल बी व्हाट? नेगेटिव. लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इफ आई हैव 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जगह पे मेरे पास मान लो ऐसा कोई ज्योमेट्री हो गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइक दिस. फॉर दिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर बेटा? It will be perpendicular to the surface but बाहर आएगा. Excellent, excellent, superb. वैसे so if the 2 dimensional geometry is there, area vector can be upward, can be downward, both are permittable. दोनों चलेगा आपसे. अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया तो डाउनवर्ड माइनस एंड वाइस वर्सा. लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इफ आई हैव 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइक क्यूब या क्यूबॉइड, स्फीयर, सो फॉर दिस इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कन्वेंशनली बाहर जाएगा. इधर का भी एरिया वेक्टर बाहर होगा, इधर का एरिया वेक्टर इधर होगा. ऐसा कोई रूल नहीं है, इट्स अ कन्वेंशन दैट कन्वेंशनली फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वी टेक एरिया वेक्टर आउटवर्ड, है ना. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम एरिया वेक्टर को किधर कंसीडर करेंगे? आउटवर्ड. For 2 dimensional geometry, it can be here or here. Both is okay. Am I clear with this properly? Hello, sir. Yes, beta. Sir, I just joined. Can you please explain what did you do? Last lecture, we did electromagnetic inductions. We have already done the concept of electromagnetic induction. पहले मैं recap करूंगा जो हमने पिछली बार पढ़ा था, and then we'll proceed forward, right? उसके Okay. लिए हाँ, first of all, I was discussing about area vector. I'll summarize it again. Area कैसा quantity होता है? Is it a scalar की vector quantity? Nice, you answer. Area कैसा quantity है? Scalar vector. And area vector is perpendicular to the plane for 2 dimensional geometry. It can be upward or it can be downward. Both is okay. For 3 dimensional geometry, area vector will be perpendicular and directed outward. It's a convention. ऐसा कोई rule नहीं है, but conventionally हम 3 dimensional geometry के लिए area vector को बाहर consider करते हैं. Is it clear up to this much? Yeah. Okay. So super. अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. Have I shared the notes with you? मैंने बुक शेयर किया क्या आप लोग के साथ इस टॉपिक का? नहीं सर. अच्छा, मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा. मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, इसके बारे में बात करते हैं. क्या होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स?
It is the count of number of the magnetic field lines crossing the area. Excellent. Magnetic flux, very good. आप लोगों ने याद रखा है. Okay, no problem, Subhan. Magnetic flux क्या है? Magnetic flux is a count of number of magnetic field lines which is crossing the area कि touching the area? Crossing. Crossing the area, right? So let me take a two diagrams here. मैं एक ऐसा surface बनाता हूँ, right? So let's say कि एक मेरा magnetic field lines ऐसे जा रहा है. The second one is lines is going like this. ऐसा कुछ lines. Okay, so magnetic field lines is something like this. ऐसा मेरा magnetic field lines है. आपको शायद याद होगा, मैंने आपको तभी बताया था कि magnetic field is denoted by B and T stands for Tesla. Tesla is the unit of magnetic field, right? और एक मेरा ऐसा है शेप ऑब्जेक्ट का, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है सरफेस के ऊपर, यहाँ से निकल के जा रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ से निकल के जा रहा है. सो मैंने दो फिगर बनाया है. ओके, आप मुझे बताइए फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में कौन से फिगर में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा और कौन से केस में नॉन जीरो होगा? फर्स्ट वाले में जीरो होगा और सेकंड वाले में नॉन जीरो. वेरी गुड. इस वाले केस में फ्लक्स विल बी जीरो because these lines are not crossing the area, these lines are touching the area, टच करके निकल रहा है एरिया. बट इस केस में these magnetic field lines are crossing through the area. So क्या इस केस में फ्लक्स जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो. नॉन जीरो, राइट? सो दिस इज द फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया. हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनाया था? डू यू रिमेंबर दैट? अच्छा, मैं बता देता हूँ. देखो, एक बात मुझे B बताइए, vector into A vector, I think. बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर? Dot. डॉट ए वेक्टर. वेरी गुड. सो लेट्स से एरिया वेक्टर इधर है सरफेस के ये बाजू में, एंड लेट मी से कि ये एंगल मेरा थीटा फॉर्म हो रहा है. सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लाइन? विल इट बी इक्वल टू बी ऑफ कोसाइन थीटा? और इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड का? विल B इट बी sin theta. बी साइन थीटा. एक्सीलेंट. मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया को क्रॉस करके जा रहा है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है? Cos. कॉस. वेरी गुड. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बनाएगा? साइन थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा या कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा? Cos. Cos. So magnetic flux is basically defined as B cos theta into what? Area. Or I can write magnetic flux as B vector dot A vector. It's a dot product. So magnetic flux is basically the dot product of magnetic field and area vector. Okay. Magnetic flux कैसा quantity होगा? Will it be a scalar quantity की vector quantity? Scalar. Why? Because dot product gives a scalar quantity. Super. So magnetic flux is a scalar quantity. Excellent. Magnetic flux is a scalar quantity. And why it is a scalar quantity? It is a scalar quantity because magnetic field flux is a dot product of magnetic field and area. Since it is a dot product of magnetic field and area, it's a scalar quantity. Is this two concept clear? One about the area vector and the next one about the magnetic flux. Clear to everyone? Yeah, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आपका स्कूल चालू है कि बंद है अभी? चालू है. चालू है क्या? Okay, can we have a session tomorrow also? Can we have a session tomorrow also if you are free? Yes. No, sir, tomorrow it won't be possible. Okay. So you can give it on Saturday. Saturday, yeah? Okay. So we'll keep it on Saturday. I'm free on Saturday, so we can have a session on Saturday. At what time? Convenient for all of you? Saturday at what time? 8. Will it do in afternoon? Yeah, sir. Okay. No, sir, I have an offline class. अच्छा, ऑफलाइन क्लास फॉर schools की क्लासेस है?
Sir, 10th classes. अच्छा, okay. So can we have in the morning around 8 a.m.? Yes, sir. Okay, fine. So we'll fix it. अगर किसी को प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना. So सर Saturday. 9 से कर सकते हैं please. Okay, चलेगा. So Saturday को एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे from 9 a.m. to 11 a.m. Right? Okay. अब देखो. अब फैराडेस ने कुछ बताया हमें. फैराडे ने क्या बोला? This is Faraday law of electromagnetic inductions. Faraday law of electromagnetic induction. फैराडे का लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? फैराडे ने बोला कि किसी भी कॉइल में या किसी भी लूप में, लेट्स से वी हैव अ लूप लाइक दिस, किसी भी लूप में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, राइट? सो फैराडे ने क्या बोला कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कभी जब आप क्या चेंज करोगे उसमें, डी फाई बी बाई डी टी. सो फैराडे ने क्या बोला कि अगर आप किसी भी लूप में इफ यू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान रखना मेरी बात, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए. सो अगर आप किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा. सो दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फैराडे ने क्या बोला? ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड in loop whenever magnetic flux changes through loop. अगर आप किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में क्या इंड्यूस करेगा? ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस. एम आई क्लियर? ये फैराडेस का लॉ था. ध्यान रखना मेरी बात बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए. मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टू हैव अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सर ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? ईएमआई नहीं बट ईएमआई, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. है ना? ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फैराडेस ने क्या बोला कि अगर आप किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा. मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला है? ईएमएफ फ्लक्स को चेंज होना है. आई डोंट वांट टू हैव फ्लक्स, आई वांट टू हैव चेंज इन फ्लक्स, राइट? आइदर फ्लक्स शुड इंक्रीज या फ्लक्स शुड डिक्रीज. वो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए. अगर फ्लक्स कांस्टेंट रह गया तो ईएमएफ नहीं बन पाएगा. ईएमएफ यानी वोल्टेज बनने के लिए फ्लक्स को आइदर बढ़ना पड़ेगा या फ्लक्स को आइदर कम होना पड़ेगा. कांस्टेंट नहीं चाहिए. एम आई क्लियर? और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इज डिफाइंड बाय लेंज लॉ. अगर आपको याद होगा तो ये माइनस साइन इज डिफाइंड बाय लेंज लॉ. लेंज ने क्या बोला? लेंज ने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दिस ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. है ना? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा. मतलब कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को कम करना चाहेगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा. Getting the point? So this negative sign is being explained by Lenz law, and Lenz law says that if the flux is increasing through the loop, induced EMF will try to reduce the flux, and if flux is decreasing through the loop, induced EMF will try to increase the flux. Am I clear? ये लेंज लॉ है. लॉ का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है ना? सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी. जब भी आप लूप से फ्लक्स को चेंज करोगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. एंड ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो आपका ईएमएफ बना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा. दैट इज इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, induced EMF will try to decrease the flux, and if rate of change of flux is decreasing, induced EMF will try to increase the flux. Is it clear everyone?
Yes. Okay. Now, so ये माइनस साइन का ये मतलब है. So what we can say here, negative sign says that, here negative sign says that induced EMF will oppose rate of change of flux, will oppose rate of change of flux. अच्छा, मैंने अगर रेट वर्ड यूज किया, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं रेट वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? दिस सिंपली मीन्स दैट चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. सो ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, दैट विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. दैट इज कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? उसको कम करेगा. और अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा. Am I clear properly, everyone? Am I clear? समझ गए आपके पॉइंट? यही फैराडेज का लॉ था और ये माइनस साइन का रेलेवेंस था. चलो, लेट्स टेक अ प्रॉब्लम. ये लास्ट टाइम भी मैंने किया था, वही ले रहा हूं. लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे है ना, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ d टेस्ला. देयर इज अ स्क्वायर लूप हियर and this square loop is moving inside this magnetic field, let's say with v meter per second. ठीक है. सेकेंड केस में मेरे पास स्क्वायर लूप ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, वही वाला लूप, अगेन गोइंग थ्रू दिस सेम वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. और थर्ड केस में ये जो स्क्वायर लूप है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ लेट्स से v मीटर पर सेकेंड. सो ये आपका फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस और ये थर्ड केस. 3 डिफरेंट केसेस हमने लिया है. मुझे बताइए फर्स्ट केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? व्हेन दिस लूप इज गोइंग इनसाइड, तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? होएगा. व्हाई? Because the magnetic field is increasing. करेक्ट. सो जैसे ही इसमें आप जाओगे, जैसे आप इसके अंदर जाओगे इस एरिया को लेकर, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा. यस. तो इस केस में ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. EMF will be induced. ओके. इसमें EMF बन जाएगा. अब EMF बनेगा तो करंट बनेगा. अगर सिंस इट्स अ क्लोज लूप तो करंट बनेगा. मुझे बताओ करंट के फ्लो होने का क्या डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन दिस फर्स्ट केस? ओके, मैं बताता हूं. सुनना मेरी बात ध्यान से. जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो क्या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ये फर्स्ट केस में बात करते हैं. फर्स्ट केस, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाँ बोलो. फ्लक्स क्या कर रहा है? इज इट इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग इन द फर्स्ट केस? इंक्रीजिंग. ओके, सुपर. इस केस में इंक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? Will the induced EMF try to increase flux or it will decrease the flux? क्या करेगा इंड्यूस्ड EMF? Decrease. डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? स्क्रीन के अंदर कि स्क्रीन के बाहर? लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ. मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको सोच के आना है वहां पे. आई जस्ट टेक यू टू द आंसर. मैं आपको आंसर के पास लेकर जाऊंगा, सोचना तुम्हें है. जब आप वो लूप को लेकर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स बढ़ रहा है, ये तुमने ही बोला. क्यों फ्लक्स बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा या डिक्रीज करेगा फ्लक्स को?
क्या करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लक्स? Decrease. डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। अब Sir, but डिक्रीज, why does it decrease? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना बेटा, इट्स अ लॉ। लॉ का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, लेंज लॉ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड करके हमें एज अ रिजल्ट दिया, राइट? लेकिन इसका एक और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग जाता है एंड देयरफॉर दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट सेंस, और इसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देता है, राइट? सो पहले हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस केस में जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, तो यू सेड कि सर फ्लक्स बढ़ रहा है, चलो मान गया। फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? विल इट ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स की डिक्रीज फ्लक्स? यू सेड इट विल डिक्रीज फ्लक्स, राइट? अब अगर वो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? स्क्रीन के अंदर की स्क्रीन के बाहर? किधर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड? विल इट मेक इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? हाँ, यस शुभम, किधर बनाएगा वो? इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? Is it inside? Okay, inside. So Ishita is saying कि magnetic field will be made by the induced EMF inside. अब मुझे एक बात बताना इशिता, अगर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बना देता, तो क्या फ्लक्स और बढ़ जाता? बिकॉज फ्लक्स क्या होगा? इज इट इक्वल टू बी ए कॉस थीटा? सो ऑलरेडी बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, और आपने अगर इंड्यूस करंट भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बना दे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा? विल इट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस केस? Yeah. ओके, नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गया, तो क्या फ्लक्स भी और बढ़ जाएगा? Yeah. इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, क्या वो फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया? हाँ। मुझे क्या कराना था, इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. So it will be outside. इट्स विल बी आउटसाइड। इसका मतलब कि अगर ये जब इसके अंदर जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा, और कम करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? विल इट मेक इनसाइड की आउटसाइड? Outside. आउटसाइड। इसका मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड होना चाहिए। अब आप मुझे सोच के बताओ तुम लोग, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन फर्स्ट केस? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर रखने के लिए मुझे करंट कैसे चलाना पड़ेगा लूप में? क्लॉकवाइज में चलाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में चलाना पड़ेगा? कैसे चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऑफ कोर्स राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर चाहिए, ऑब्वियस सी बात, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस करंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट, यस और नो? यस और नो? क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बताइए, समझा सबको करंट का डायरेक्शन इन फर्स्ट केस? हाँ सर। ओके, चलो लेट्स गो टू द सेकंड केस। बताइए सेकंड केस में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा। बिल्कुल। क्या फ्लक्स है लूप के थ्रू? हाँ। क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं, मुझे फ्लक्स को रखना है कि फ्लक्स को चेंज कराना है? चेंज करना। चेंज कराना है। इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड। चलो गुड, कम टू द थर्ड केस। सर हमेशा ईएमएफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। EMF, yes, what you're saying, बेटा, repeat again. हमेशा ईएमएफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे कहाँ है ऑपोजिट? करंट ऐसा है और करंट नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इट इनसाइड द स्क्रीन। तो करंट तो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, तो कहाँ ऑपोजिट सेंस में हुआ? ऑपोजिट कब होता? जब करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जाना चाहिए था, बट मैग्नेटिक ईएमएफ
बाहर की तरफ है ना। ईएमएफ कई ईएमएफ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है वर्क डन बाय चार्ज। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट। सो हाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। ओके तो किधर से उसका डायरेक्शन आया, अच्छा बरोबर ना। हाँ ओके चलो लेट्स गो टू द थर्ड केस। इसमें क्या हो रहा है, It will be induced. बी इंड्यूस्ड। ओके इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। चलो मान गया बात। अब जरा मुझे बताइए सोच के, ईएमएफ इंड्यूस होगा, या तुमने मुझे बोला। अब जैसे ही ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, Decrease. डिग्री डिक्रीज। सो इस वाले केस में, थर्ड केस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। चलो ओके मान गया बात। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा या डिक्रीज करेगा, Increase. इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या उसको अपोज करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, Oppose. अपोज कैसे करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, अगर इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देता, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाता। जिस डायरेक्शन में पहले से मैग्नेटिक फील्ड था, अगर इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट में बना देता, तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाता। हाँ या ना, अरे पहले से आपके पास इधर था मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस होने के बाद इधर बना दिया, तो क्या नेट कम हो गया ना पहले से। तो अगर नेट पहले से कम हो गया, तो क्या फ्लक्स भी पहले से कम हो जाएगा। लेकिन मुझे इस केस में क्या करना है, फ्लक्स को बढ़ाना है। तो फ्लक्स को अगर मुझे बढ़ाना है, हाँ, तो मुझे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। सर मुझे समझा नहीं। मैं बता रहा हूँ, सी पहले से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, स्क्रीन के अंदर की स्क्रीन के बाहर, अंदर अंदर। ठीक है, मुझे आंसर करते रहना। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ठीक, तुम जब लूप को बाहर लेकर जा रहे हो, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा इस केस में। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा। अपोज क्या मैंने बताया था इधर, कि अगर फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा। तो जब इस केस में ये लूप बाहर निकल के आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहिए बढ़ाना तो चाहेगा। सो ओके इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को सपोर्ट करेगा, बरोबर। अब मुझे बताओ, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ा रहा है, तो इंड्यूस्ड जो करंट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में बनाएगा कि उसके अगेंस्ट, फेवर फेवर में बनाएगा, तभी तो बढ़ेगा। तो फेवर में बनाने के लिए मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, स्क्रीन के बाहर की स्क्रीन के अंदर, अंदर अंदर। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कैसा होगा करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन। Clockwise. क्लॉकवाइज है। यस, इतना ही तो था। अगर फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, सिंपल। उसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा, दैट्स इट। एम आई क्लियर, नाइशा, शुभम, इशिता, क्लियर, ऑल थ्री ऑफ यू। Yes. दिया एंड ऋषिक, समझा आपको बेटा दोनों को ये पॉइंट प्रॉपर्ली।
सर आपने बोला कि वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, तो वो करता है इंक्रीज या नहीं करता? करता है ना, इट ट्राइज टू इंक्रीज। उसे अगर वो नहीं करता बेटा तो करंट बनता कैसे? करता है, इट ट्राइज टू इंक्रीज, और वो इंक्रीज करने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाता है, राइट? तो इंड्यूस जो करंट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है। तो फिर टोटल में फ्लक्स कांस्टेंट ही रहता है? नहीं, अब जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उतना ही रेट में वो इंक्रीज भी करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, वो करंट को कम कर देगा। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो करंट अगर कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी कम हो जाएगा। तो जितना जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है उसी रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस है सर्किट। गुड क्वेश्चन बाय द वे। क्लियर? यस। एक्सेलेंट। समझ में आया सबको पॉइंट ये? शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इनसाइड, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक लूप है। अच्छे से समझना मेरी बात, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अभी हमने नहीं किया, वो नेक्स्ट कोर्स में करेंगे, पर थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगेगा, so I'll use that। ये लूप ऐसे घूम रहा है, ये अगर मेरा लूप है ऐसा लाइक दिस, तो दिस लूप इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है एंड रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा इसका। लेट्स से ओमेगा रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है वैसे एंगुलर वेलोसिटी भी रोटेट करने के। सो दिस लूप इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक, एरिया मान लो आपका ए मीटर स्क्वायर, इज इट ओके? समझ में आ गया पॉइंट ये? अब मुझे बताओ, अगर ये लूप घूमेगा तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा? जब ये लूप रोटेट करेगा तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। चेंज होगा। तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा? हाँ। मुझे वही कैलकुलेट करना है। पहली बात, फ्लक्स कितना बनेगा? फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? बीए इनटू कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होगा? बीए इनटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and area vector. एंड एंड एरिया वेक्टर। सुपर। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है। मुझे एक बात बताइए, इस केस में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बी के चेंज होने की वजह से हो रहा है कि ए के चेंज होने की वजह से हो ए रहा है की वजह से, कि थीटा की वजह से हो रहा है? थीटा की वजह से। थीटा की वजह से, बिल्कुल सही। ये तो उतना ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? थीटा। सो जरा ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाइव बी। फाइव बी इंडिकेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डी टी। वी कैन इग्नोर माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन मुझे सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मैंने ये एक ही क्वेश्चन लिया बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे पूछ लेना। ओके, सो ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ डी फाइव बी बाय डी टी। सर हमने ये वाला भी किया था। करा दिया क्या इसका हाँ, रिलेशन? हाँ, अच्छा, ग्राफ भी बनवा दिया है? नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं। सो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? माइनस साइन हटा लेते, सो दैट इज ओनली, दैट विल ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, सो वी कैन इग्नोर इट। डी इंटू बी ए इंटू कॉस थीटा बाई डी टी, यही होगा ना? बी ए इंटू कॉस थीटा इंटू वॉट? डी टी। क्या ये बी और ये जो ये दो टर्म है, आर दे कांस्टेंट? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, क्या ये दोनों कांस्टेंट है? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, आर दीज टू टर्म्स कांस्टेंट? हाँ कौन सा? Can we take it out of the differentiation? Okay, so I have taken out BA
इंटू डी कॉस थीटा बाई डी टी। इसको नहीं निकाल सकते बिकॉज थीटा वेरिएबल है। अब थीटा कैसे निकालेंगे? सो याद करो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, सो बेसिकली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिंपली इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम। कब लगाएंगे? जब आपके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। सेम वे में जैसे वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, वैसे यहाँ पे कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। जब आप लीनियर में बात करते हो तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, यहाँ पे घूमेंगे तो हम क्या ट्रेवल करेंगे? एंगल। सो कैन वी राइट थीटा, जैसे यहाँ पे लीनियर स्पीड था वैसे यहाँ पे एंगुलर स्पीड हो जाएगा, ओमेगा इंटू टाइम टू टाइम रहेगा। सो कैन वी राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, बिकॉज देर इज नो अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो कैन वी राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, राइट? सो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? P into A, if you want you can take minus sign also, बाद में प्लस हो ही जाएगा, P into A d of cos omega t by dt। समझ में आ गया मैंने थीटा को कैसे प्लेस किया ओमेगा इंटू टी? समझ गया ना सभी को ये पॉइंट? हाउ आई हैव केप्ट थीटा एज ओमेगा इंटू टी। हाँ सर। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? P into A d of cos omega t by d omega t dt। सो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? माइनस ऑफ b into A। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, so this will be ओमेगा, सो माइनस माइनस प्लस। सो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? हाँ। ओके, मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? सो ईएमएफ विल बी मैक्सिमम विल बी बी ए ओमेगा। मैक्सिमम, क्योंकि बी ए ओमेगा तो हम चेंज नहीं कर रहे, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, ओमेगा भी फिक्स है। सो ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। कभी होगा ईएमएफ मैक्सिमम? व्हेन sin ओमेगा t is equal to what? 1। मैक्सिमम ईएमएफ को E नॉट से डिनोट कर देता हूँ, E नॉट मैक्सिमम ईएमएफ। सो तो क्या हो जाएगा? E नॉट इज इक्वल टू व्हाट? बी ए ओमेगा, है ना? ये E नॉट स्टैंड फॉर व्हाट? मैक्सिमम ईएमएफ। सो अगर आप इसको लिखोगे तो इक्वेशन क्या बना? ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट into sin omega t, या if instead of E naught it can be written as V naught p। ऐसा इक्वेशन बनेगा क्या? E is equal to E naught into sin omega t, और यहाँ पे E naught किसके बराबर हो जाएगा? Will it be equal to B A omega? Am I clear properly? हाँ सर। Okay, this is the equation of, यही करंट हमारे घर में आता है, ये वोल्टेज हमारे घर में आता है, यही ऑल्टरनेटिंग करंट है, साइनसोइडल फंक्शन होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। इक्वेशन ऑफ, ऐसा नहीं कि एसी सिर्फ यही हो सकता है, एसी बहुत सारा हो सकता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। So, AC कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्मेट, उसमें से एक फॉर्मेट का AC ये है, ऑल्टरनेटिंग करंट। सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। सर पर एसी में एंगल थोड़ी चेंज होता हाँ, AC में है, एंगल नहीं चेंज होता ना, करंट चेंज है। करंट चेंज होता है क्या? एंगल किधर चेंज हो रहा है बेटा? ये मुझे आप ईएमएफ में बताना, ईएमएफ का एंगल चेंज हो रहा है क्या? आप फ्लक्स को सोच रहे हो ना ईशा, मैं फ्लक्स के ऊपर नहीं बात कर रहा। ईएमएफ का इक्वेशन क्या आ गया? E इज इक्वल टू E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा, एक साइकिल में प्लस एक साइकिल में माइनस,
सो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, रुक जाओ, और क्लैरिटी तब आएगा जब ग्राफ पे बात करेंगे। AC का इक्वेशन क्या बना मुझे, E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, है ना। इस साइड जा नहीं सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव होता नहीं है, सो विल हैव टू कीप दिस साइड ओनली ग्राफ। इधर आपका EMF हो जाएगा, ओके, एंड दिस विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द EMF, which will be my E naught. This will be another EMF here. Here it is minus of E. इसका जो ग्राफ बनेगा it will be something like that. Am I clear? ऐसा ग्राफ जरा समझा अभी ग्राफ से, what was your question? देखो ये आपका हाफ साइकिल में करंट इज, करंट कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्योंकि करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, बट फॉर अस इट विल बी ए स्केलर वन। तो आप देखो हाफ साइकिल में करंट प्लस है, मतलब ऐसे जाएगा। तो हाफ साइकिल वी हैव पॉजिटिव वोल्टेज, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। सो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इट विल रिपीट इटसेल्फ। अब समझ में आ रहा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा है ये? दिस इज माय AC ऑल्टरनेटिंग करंट। सर तो AC में क्या एग्जैक्टली चेंज हो रहा है जो हमारे करंट के नहीं, हमारे घर पे आता वो चेंज बाद में हम लोग उसको सेट कर लेते हैं एक डायरेक्शन में, वरना फैन हाफ साइकिल में ऐसे घूमता फिर ऐसे घूम जाता है, ऐसा नहीं होता। सो जैसे आपके फैन में आ जाता है करंट, वहां पे एक डिवाइस लगा होता है विच इज कन्वर्ट्स देम सो दैट वो एक ही डायरेक्शन में घूमे। एक्चुअली AC करंट में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होता है। मतलब एक बार जहाँ पे हाफ साइकिल के लिए अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, पोलैरिटी विल चेंज। और पोलैरिटी क्यों चेंज करेगा, क्योंकि इसको आप घुमाओ और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा है, इमेजिन करना ये बात, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स घटेगा 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 घटेगा, फ्लक्स यहाँ पे आके जीरो हो गया, तो करंट के फ्लो होने का एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो नाउ फ्लक्स आफ्टर दिस फ्लक्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो यहाँ से फिर फ्लक्स बढ़ना चालू होगा, ऐसे जब हो जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हाफ साइकिल में जो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन था, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हाफ साइकिल के लिए जहाँ पे प्लस था, नेक्स्ट हाफ साइकिल में उधर ही माइनस हो जाएगा, और फर्स्ट हाफ साइकिल में जहाँ पे माइनस था, नेक्स्ट हाफ साइकिल में वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा समझ गया बेटा पॉइंट ही? हाँ सर, तो जनरेटर्स में यही। हाँ, हमारे घर में लाइट आता है वो तो जनरेटर से ही बनता है ना, बट इस वहां पे हम लोग पेट्रोल की जगह पे कुछ और यूज कर लेते हैं, डीजल की जगह पे कुछ और यूज कर लेते हैं। देयर वी यूज हाइड्रो, पानी ऊपर से गिरता है, वो घुमाता है टरबाइन को, फिर जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, तो फिर फ्लक्स में चेंज होता है, फिर करंट बनता तो है। जब हम इन्वर्टर यूज करते हैं तभी हम बैटरी यूज करते हैं, तो फिर डायरेक्ट करंट आता है। तब डायरेक्ट करंट आता है, तब वो DC करंट है। Am I clear? In that Yeah. case, we have a DC current. समझ में आ गया पॉइंट सबको? बैटरीज विल गिव यू DC करंट, डायरेक्ट करंट देगा वो अल्टरनेटिंग करंट कैसे दे सकता है? वहां थोड़ी फ्लक्स कुछ चेंज हो रहा है, वहां तो आपने चार्ज किया है बैटरी को, और चार्ज कैसे किया? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। बैटरी चार्ज हो गया, बाद में बैटरी एनर्जी देगा, फिर बैटरी डिस्चार्ज होगा, फिर आप लाइट लगाओगे, फिर उसको चार्ज करोगे, फिर वो डिस्चार्ज होगा। तो इन्वर्टर में थोड़ी फ्लक्स में चेंज होता है। सो अगर इन्वर्टर में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो आपको ऑब्वियसली DC करंट ही देगा, वो DC कहाँ से दे सकता है? इज इट फाइन? सर तो फर्क नहीं पड़ता अगर DC करंट आ रहा है AC करंट? नहीं, हमारे घर में अगर AC करंट आता तो बाद में हम उसको DC में कन्वर्ट करते, तभी तो फैन एक ही डायरेक्शन में घूमता है ना। अगर आप AC दे देते तो हाफ साइकिल में फैन ऐसे घूमता, फिर हाफ साइकिल के लिए फिर फैन ऐसे घूम जाता, बिकॉज करंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, राइट। ऐसा तो होता नहीं, फैन तो एक ही डायरेक्शन में घूमता है। मतलब जब वो करंट को हम फैन के पास पहुंचाते हैं उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करा देते हैं ना, हाँ। तभी तो एक डायरेक्शन में घूम रहा है ना। अदरवाइज अगर हाफ साइकिल में अगर वो पोलैरिटी चेंज कर लेता तो हाफ साइकिल के लिए फैन क्लॉकवाइज में घूमता और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज में घूमता, ऐसा थोड़ी होता है। एम आई क्लियर? या सर।
ओके, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझा? अच्छा, एक और मिथ है बच्चों के बीच में। मिथ क्या है कि नहीं, एसी करंट हमेशा ऐसा ही होगा, साइन फंक्शन ही होगा या कॉस फंक्शन ही होगा। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है आपका एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी लाइक दिस आल्सो। अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं आपको, इट कैन बी आल्सो द ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ भी शेप का हो सकता है, बस क्या रखना है हमें, हाफ साइकिल वी हैव प्लस एंड द नेक्स्ट हाफ साइकिल वी हैव व्हाट, माइनस। अब देखो इधर आपका टाइम हो गया, ऑन दिस साइड वी हैव अ टाइम हियर। सर जरूरी नहीं है ना कि ई नॉट पे पहुंचे, जरूरी नहीं है कि जो ई नॉट है उस पे पहुंचे। आवाज नहीं आ रहा, कैन यू रिपीट अगेन? मैक्सिमम ईएमएफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी तो पीक पहुंचेगा ना, कभी तो ऐसा होगा कि फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, फिर फ्लक्स की घटने का रेट मिनिमम हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही। इज इट क्लियर? या तो देखो यहाँ पे भी इधर भी हाफ प्लस, इधर भी माइनस, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट साइकिल माइनस एंड सो ऑन। एम आई क्लियर? सो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। So ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही होगा, दिस कैन बी आल्सो द ऑल्टरनेटिंग करंट, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया पॉइंट सभी को? अच्छा मुझे बताओ ये कैसा करंट है, थिंक ऑन इट एंड देन आंसर। मान लो मैं ऐसे प्लॉट कर दूँ, सो हियर वी हैव अ टाइम, इधर ईएमएफ रख लो या वोल्टेज करंट रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो मैं भी ईएमएफ रख लेता हूँ। मुझे बताइए ये कैसा करंट है? ये कैसा करंट है? डायरेक्ट 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 करंट है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है? डायरेक्ट डायरेक्ट। कोर्स इट्स अ डीसी करंट। ये डीसी करंट है क्योंकि ये पूरा ही साइकिल में प्लस ही चल रहा है, पोलैरिटी चेंज नहीं। एसी का मतलब ये नहीं होता या डीसी का मतलब ये नहीं होता कि मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं हो सकता। करंट का मैग्नीट्यूड कैन बी लेस और मोर, वो हो सकता है, बट वो पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। हाफ में प्लस हाफ में माइनस नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस एक ही पोलैरिटी में मूव करेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि इट विल चेंज पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हाफ में प्लस हाफ में माइनस। तो ये आपका डीसी करंट है। ये बेसिकली दिस इज डायरेक्ट करंट और ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है और ये आपका डायरेक्ट करंट है। एम आई क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। तो देखो ये आपका ईएमएफ बना किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन। इज इट क्लियर? शुभम समझा बेटा आपको ये पॉइंट यहाँ तक? Yes. ओके चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग दीजिए, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। चलो समझते हैं इसको। लेट से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो लेट से एक रॉड ऐसा प्लेस किया हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये रॉड इस डायरेक्शन में जा रहा है,
v मीटर पर सेकेंड से। सो रॉड किस चीज का बना होगा? रॉड किस चीज का बना होगा? ऑब्वियसली बात, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन होंगे, सो इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ, राइट? सो अब जरा एक पॉजिटिव लेकर बात करते हैं और एक नेगेटिव लेकर बात करते हैं। मुझे एक बात बता बेटा, अगर रॉड इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर जा रहा होगा और नेगेटिव चार्ज भी इधर जा रहा होगा। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज? What will be the direction of magnetic force on positive charge? बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? नाइसा एंड रिसे, दोनों में से कोई एक बताइए। What will be the direction of force on positive charge? inside. Inside? अरे यार तुम लोग भूल गए सब। रिसे किधर लगेगा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज? हम्म, देखो फोर्स क्या लगता है, कुछ याद है फॉर्मूला? Q into V vector cross B vector, do you remember this? Yes, sir. हाँ, यही पूछ रहा हूँ ना। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। सो अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड करो, जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर था क्योंकि रॉड इधर जा रहा था, सो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक अंदर, सो वी क्रॉस बी करोगे, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। तो यहाँ पे क्या जाके एक्यूमुलेट करेगा? क्या इधर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट करेगा? इस बाजू में क्या एक्यूमुलेट करेगा? क्या पॉजिटिव चार्ज आके इधर एक्यूमुलेट करेगा? और इधर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? क्या स्लोली स्लोली नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा? सो अगर ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, नाइसा अब आपका आंसर आएगा कि क्यों अपोज करता है। अगर ये रॉड इधर मूव करेगा एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द रॉड, तो रॉड अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी इधर जाएगा। सो अगर आप फोर्स देखोगे ऑन चार्ज पार्टिकल, सो Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सो V इधर V अंदर, सो V क्रॉस B करोगे, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। सो यहाँ पे आकर क्या एक्यूमुलेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यस और नो? ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। सो व्हाट वी कैन राइट कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, positive charge will accumulate at point A and negative charge at point B, and negative charge at point B. So इधर क्या accumulate होगा? पॉजिटिव, और इधर क्या accumulate होगा? नेगेटिव। यस और नो? होगा क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव? होगा। शुभम, कैसा जनरेट होगा? क्या इधर आके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और क्या इधर आके नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा? सर राइट हैंड थंब रूल के पीछे लॉजिक क्या? लॉजिक राइट हैंड थंब रूल के पीछे क्रॉस प्रोडक्ट। सो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना? सो आपको क्या करना पड़ेगा? V से B की तरफ जाना है। सो कीप योर राइट हैंड का ये जो फोर फिंगर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फोल्ड इट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड।
जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये यहाँ से आता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। सो वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, सो V से B रखा, थंब उधर पॉइंट किया, तो यहाँ पे क्या आकर एक्यूमुलेट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आके क्या एक्यूमुलेट कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर? इससे समझा बेटा आपको ये पॉइंट प्रॉपर्ली? हाँ सर सर। पर हम वैसे क्यों करते हैं? क्या कैसे करते हैं? मतलब why do we use right hand thumb? So how will you get the direction in क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट में आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आइदर आप राइट हैंड थंब रूल से निकालो या कॉर्क स्क्रू रूल से निकालो। मैंने दोनों बताया हुआ है आपको, राइट। कॉर्क स्क्रू रूल क्या करता है कि आप कॉर्क को ले लो और उसको घुमाओ फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में कॉर्क निकल के आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। एम आई क्लियर? याद है हमने जब डिस्कस किया था तभी आपको बोला था कि पॉइंट चार्ज पे या चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, जो ओरेस्टेड ने बताया था, इफ रिमेंबर। ठीक है, सो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रहा है, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके ये फॉर्मूला बनाया था, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला तो बाद में बना। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो सिंस इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा या कॉर्क स्क्रू रूल यूज करना पड़ेगा। सर पर जिसने डिस्कवर किया था राइट हैंड थंब रूल उसको कैसे पता थी? अच्छा, ओके 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 ओके। हम साइंस कैसे बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट लॉज फॉर साइंस। आप जो पढ़ते हो, जैसे लेट्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट, कार्बन हैज 4 वैलेंसी। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। कार्बन मेक्स कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यही है ना। ये सर यही कॉन्सेप्ट है ना कार्बन के ऊपर, कार्बन का वैलेंसी 4 है। मुझे बताओ किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या? हैज एनीवन सीन द इलेक्ट्रॉन? माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन दिखता है? Electronic microscope. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से कैन वी सी इलेक्ट्रॉन? सर so what can we see? वी कैन। इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने किया है, राइट। इलेक्ट्रॉन अभी होता क्या, आप समझना ये बात। 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप देखो ये पूरा एक स्टोरी है। एक्चुअली हुआ क्या, रदरफोर्ड का गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने? हैव यू सीन, डू यू रिमेंबर? Yeah. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा। नो वन हैज सीन इलेक्ट्रॉन। किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला कि मैंने माइक्रोस्कोप लगा के इलेक्ट्रॉन को देख लिया है। इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं सकता। अगर आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आई एम सेइंग, अगर आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे ना, तो आपके माइक्रोस्कोप का जो मिनिमम वेव कैपेसिटी होगा वो 200 नैनोमीटर है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, बहुत छोटा होता है। इवन न्यूक्लियस का साइज होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, रफली आई एम सेइंग, फर्स्ट ऑर्बिट का। एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का डायमीटर रेडियस होता है 0.529 नैनोमीटर इज द रेडियस, रफली आई एम सेइंग, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ। सो अगर आप एटम देखोगे, सो एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.529 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन तो भूल जाओ। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर, उससे छोटा हम देख ही नहीं सकते। तो सोचो एटम का आपको फर्स्ट ऑर्बिट नहीं दिख रहा तो इलेक्ट्रॉन किधर से दिखेगा? न्यूक्लियस तो और भी छोटा होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला ये बात? सो एक्चुअली किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं तो ये पूरा साइंस बना कैसे? इसलिए बना कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो हमने जो स्टोरी बनाया उस स्टोरी को प्रूव करते हैं, राइट? सो एविडेंस मिला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला के अंदर फ्रेम किया है, और ऐसा एविडेंस है जो नेचर में होता है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? और उसको हमने एक लॉज के फॉर्म में फ्रेम कर लिया, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में फ्रेम कर लिया। कल के दिन में अगर कोई और एक्सपेरिमेंट होगा और अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा जो नया बिहेवियर शो करेगा, तो इस लॉ को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा और नए लॉ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए एटॉमिक मॉडल में बहुत सारे मॉडल आए। जब नया नया मॉडल आया जो रिलेवेंट था, तो पुराने मॉडल्स को हमें क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। एम आई क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सो आज तक किसी ने नहीं देखा इलेक्ट्रॉन को, समझो कितना अच्छा स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी, सिंपली एक कहानी है इलेक्ट्रॉन के बारे में। और वो स्टोरी ऐसा है कि जो नेचर में होता है, ऐसा दिखता है हमें कि ये हो रहा है, और उसको एविडेंस बाय रिसर्च उसको प्रूफ किया गया है। कल के दिन में कोई नया प्रूफ आ जाएगा, नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो ज्यादा सटीक होगा, तो आपको इसको डिस्कार्ड करके नए वाले को पकड़ना पड़ेगा और उसके थ्रू आगे काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस एक नेचर का पढ़ाई है। हम नेचर को पढ़ते हैं, और नेचर को पढ़ने के लिए, नेचर को समझने के लिए वी मेक सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। एम आई क्लियर? हम ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। कल के दिन में मैथमेटिकल फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, राइट? इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फैराडेज लॉ, लॉ का मतलब होता है कि वो फिक्स हो गया। इसको बहुत लोगों ने बोला है, दिस वी कैन एक्सेप्ट। और बहुत जगह लॉ नहीं लिखा होता, प्रिंसिपल लिखा होता है। बर्नौलीस इक्वेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है। ऐसा होता है, दिखता है, प्रूव हो रहा है, अभी चल रहा है काम। कल के दिन में कुछ और चेंजेस आएंगे, विल हैव टू डिस्कार्ड दैट। एम आई क्लियर? ऐसा पूरा स्टोरी समझ में आया? तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लगता है नेचर में। अब लगता है तो उसको मुझे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बैठाना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको पढ़ पाएंगे। सो उसी को जो फोर्स लगता है ऐसा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बैठाने के लिए वी मेक दीज काइंड्स ऑफ राइट हैंड थंब रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, ऐसा सब रूल बनाते हैं जस्ट टू स्टडी दैट इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन नेचर। एम आई क्लियर? नहीं सर, समझ में आया बेटा पॉइंट व्हाट यू आर आस्किंग? सर पर हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी राइट हैंड स्क्रू यूज, आई मीन राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ। तो क्यों, व्हाई ओनली फॉर क्रॉस प्रोडक्ट? Why only for cross product? Okay. So आप किसके लिए और यूज करना चाहते हो? For what you want to use? Sir, I mean, if we didn't have this right hand thumb rule, how would we find the direction? अच्छा, if you don't have, so I said ना कि अगर आपके पास राइट हैंड थंब रूल नहीं है, तो मैंने आपको दूसरा एक रूल बताया था, कॉर्क स्क्रू रूल। वो क्या कहता है? स्क्रू रूल देख लो, आप स्क्रू को जंक्शन पे रखो एंड फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। नहीं sir, if we don't even have the corkscrew rule. अच्छा, इफ सो अब मुझे एक बात बताओ, तो मैंने यही चीज बताया ना कि नेचर में ये हो रहा है। अगर नेचर में ये हो रहा है और उसको मुझे किसी मैथमेटिकल फॉर्म में बैठाना है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में बैठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये नेचर में हो रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, ये दिखता है मुझे कि हाँ ये हो रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो उसके डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम डायरेक्शन को स्टडी करेंगे, राइट? एंड देयरफॉर टू स्टडी दैट डायरेक्शंस वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, जिसमें राइट हैंड थंब रूल भी है, कॉर्क स्क्रू रूल भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Okay. समझ में आ गया? ये ऐसे समझो, नेचर में ये होता है, ये हो रहा है। तो अगर नेचर में ये हो रहा है और मुझे उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में सेटअप करना है, तो मुझे कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे ना। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों 1 होता है, तो इसके लिए हमने एक लॉजिक बनाया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होगा, प्लेस करो, सॉल्व करो। लेकिन अब इफ यू सी कि साइन थीटा ही पी बाय एच क्यों होता है,
राइट। तो इसका रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के लिए हमने एक टर्म बनाया, उसको पढ़ने के लिए हमने एक टर्म बनाया विच इज माय साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस को पढ़ने के लिए मैंने एक टर्म बनाया जिसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। इन द सेम वे यहाँ ये फोर्स लगता है, तो इसको पढ़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको एक चैनलाइज वे में रख पाएंगे सीक्वेंस में। और उसको चैनलाइज वे में रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स आते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर। इज इट क्लियर व्हाट आई एम Yeah. सेइंग? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सबको समझा बेटा? बाकी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? दिया, शुभम, इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes. ओके, Yes. अब देखो हुआ क्या कि मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल वी कैन से, और वी से बी की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे इधर लगा। तो रॉड के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आकर एक्यूमुलेट कर गया और रॉड के इस एंड पे क्या एक्यूमुलेट किया? नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आके बैठा और इधर नेगेटिव चार्ज आकर बैठा, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? हाँ। किधर से किधर? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आकर एक्यूमुलेट हुआ और इधर नेगेटिव चार्ज आकर एक्यूमुलेट हुआ, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा? किधर से किधर सेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? अरे तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवाइज करो बेटा, वरना पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेटअप होता है? डज इट गो फ्रॉम प्लस टू माइनस? ऐसा यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड will set up between positive charge to नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद भी तो चार्ज पार्टिकल और भी तो रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद भी तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं इधर। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में कि उसके अगेंस्ट? हाँ नाइशा, किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? विल इट एक्ट इन द फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड? फेवर में। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग गया। कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? इज इट इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड? इसी तरह लगेगा ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। और इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। अभी पीछे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगता है, सो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा। धीरे धीरे मैग्नेटिक फोर्स एक टाइम ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्टेबल कंडीशन। एट स्टेबल कंडीशन क्या होगा? स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ सी, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू वी इंटू बी और Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q से Q कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई एम हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? V इंटू बी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ याद है कॉन्सेप्ट? कैन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ? क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ लिख सकते हैं? नाइसा, आपको याद है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ? Yeah. ओके, सो E इज इक्वल टू dv बाय dr। याद करो हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू dv बाय dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ।
So instead of electric field, we can write voltage यानी potential difference by length is what? L V into B. So voltage यानी potential difference या EMF जो भी आपको लिखना है, कितना हो जाएगा? BLB. ये होता है मोशनल EMF. EMF generated due to the movement of movement of rod in magnetic. ये हो गया आपका मोशनल EMF. अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस रॉड पे एक ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BLV. सो B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड. L बेसिकली क्या है? लेंथ ऑफ रॉड एंड V इज वेलोसिटी. दिस इज BLV. ये आपका हो गया मोशनल ईएमएफ, मतलब ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू the movement of rod in magnetic field. Am I clear properly? समझा सबको पॉइंट ये? सर सो वो रोटेशनल वाले क्वेश्चन में मोशनल ईएमएफ नहीं होता? नहीं, वो उसको मोशनल ईएमएफ नहीं बोलते. ये यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया ड्यू टू रोटेशन, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया ड्यू टू रोटेशन. मोशनल ईएमएफ का मतलब कि मोशन की वजह से, लीनियर मोशन की वजह से जो ईएमएफ बनेगा, दिस इज योर मोशनल ईएमएफ. Am I clear properly? समझ में आ गया पॉइंट सबको? शुभम क्लियर है बेटा पॉइंट यहाँ तक? ओके. सर L इज लेंथ ऑफ रॉड. या इट्स अ लेंथ, एक्चुअली ये लेंथ वेक्टर है. याद है लेंथ वेक्टर? L बेसिकली लेंथ वेक्टर, ज्यादा अच्छा रहेगा लेंथ वेक्टर लिखना. डू रिमेम्बर लेंथ वेक्टर? याद है हमने डिस्कस किया था कोर्स के टाइम पे, BIL, L इज माय लेंथ वेक्टर. ओके. समझ में आ गया पॉइंट? इशिता, shall I move forward? Yes. ओके. ये EMF इंड्यूस हो गया. लेट्स हैव एन एग्जांपल. मैं करूंगा, आप लोग सिर्फ समझिए अच्छे से. इसलिए मैंने बोला था पिछला लेक्चर रिवाइज करके रखो, तभी बात बनेगी, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होगा ऐसे करके. इतना मेहनत करने का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इफ यू विल नॉट रिवाइज. So let's say we have a resistance. You guys are doing well, but the thing is कि हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, हमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा. एक बार ये करके ले लोगे बेटा, नेक्स्ट ईयर जब when you go to 11th ना, you will be far ahead than the normal students. तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ मैंने तभी मेहनत किया. जब बाकी बच्चे कॉन्सेप्ट पे फाइट मारेंगे तब आप न्यूमेरिकल पे फाइट मारोगे, इतना आगे रहोगे. बाकियों को कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा और आप न्यूमेरिकल पे काम करोगे. सो अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो रिवीजन करने के बाद ही वो बातें बनेगी. ओके. सो लेट्स से यहाँ से एक रॉड है और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है. 10th का पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो 10th का पढ़ाई. देयर इज नथिंग बिग डील इन 10th, राइट?
और मेरा सजेशन होगा कि अभी से ये करके रखो, सो दैट व्हेन यू गो टू 11th ना, 11th के फर्स्ट ईयर में केवीपीवाई एग्जामिनेशन होता है, पहला टारगेट आप इस पे रखो। मालूम है केवीपीवाई क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज केवीपीवाई, एनीवन? Yes. Okay, this KVPY stands for किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इट्स अ गुड एग्जामिनेशन। सो अगर अभी जितना हम लोगों ने किया, इसमें मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि जब अपन 11th में रहते हैं तभी अपने को 12th का सिलेबस कुछ भी मालूम नहीं रहता। मेरा 2-3 स्टूडेंट अभी KVPY प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ ही प्रॉब्लम यही है कि ही इज इन 11th नाइट राइट नाउ, और उसको 11th करना है अभी। तो 11th में अलग टाइम देना है, 12th में अलग टाइम देना है, प्लस स्कूल्स कॉलेजेस एवरीथिंग इज देयर, सो लॉट ऑफ स्टफ इज देयर टू डू। तो क्या हो रहा है, उसका 12th पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जो हम अभी कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में है, दिस इज नॉट देयर इन 11th, राइट। सो अगर आप अभी से करके रखोगे और जब आप 12th 11th में जाओगे तो आपको 12th में ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत, आप सीधा केवीपीवाई का न्यूमेरिकल उठाओगे और सॉल्विंग में लग जाओगे, कितना डिफरेंस रहेगा। सो ओनली द थिंग इज, मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही है, यू हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, यू हैव नोट्स ऑल्सो, मैंने बुक भी डाला हुआ है, शायद लास्ट 1-2 चैप्टर का नहीं डाला होगा, तो दैट आई पोस्ट ऑन क्लासरूम, हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड रिवाइज करो, आस्क मी डाउट इफ यू हैव एनी, है ना। एटलीस्ट थ्योरी एकदम पक्का क्लियर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल करना है अभी, बट थ्योरेटिकली एकदम बराबर होना चाहिए, थ्योरी में कहीं फंसना नहीं चाहिए, एंड एटलीस्ट अप टू नीट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जेई एडवांस का प्रॉब्लम कर लो या ओलंपियाड का प्रॉब्लम कर लो, बट एटलीस्ट नीट लेवल का प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए एट बाय एनी हाउ, है ना। सो प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। स्कूल एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, गिव एवरी डे 2 to 3 आवर ऑन फिजिक्स, एंड जो भी पीछे हमने किया वो सब करो। लास्ट टाइम मैंने कुछ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैंने 2-3 टेस्ट भी पोस्ट किया था, 1-2 टेस्ट आप लोगों ने लिखा भी है, लास्ट टेस्ट किसी ने नहीं लिखा है, सो आई विल जस्ट शेयर द लिंक्स अगेन, गो फॉर द टेस्ट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट, ठीक है। चलो मुझे बोलो यहाँ पे, so एक रॉड है जिसका लेंथ मैंने L पकड़ा है, एंड आई हैव गिवन दिस रॉड वेलोसिटी हियर v मीटर पर सेकेंड। बताइए मोशनल ईएमएफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज किधर एक्यूमुलेट करेगा, पॉइंट नंबर ए पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा कि पॉइंट बी पे? अगर रॉड को मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज किधर आके एक्यूमुलेट करेगा, पॉइंट ए पे कि पॉइंट बी पे? यानी बैटरी कैसा बनेगा? आप सोचो अगर रॉड इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जा रहा होगा, सो v क्रॉस b ऊपर करेंगे तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और नीचे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज? ऐसे ही बनेगा ना। आप खुद देखो, वेलोसिटी अगर इधर है रॉड का तो पॉजिटिव चार्ज का भी वेलोसिटी इधर ही होगा, v क्रॉस b करोगे तो थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्यूमुलेटिंग हियर, एंड इधर क्या होगा, नेगेटिव। सो इधर इट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड हियर इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, हाँ या ना। ऐसा बैटरी का डायरेक्शन डिसाइड हुआ, मैंने प्लस ऊपर क्यों बनाया और माइनस नीचे हाँ। क्यों बनाया। ओके, बाकी लोगों को समझा बैटरी का डायरेक्शन? इसी तरह, इज इट क्लियर बेटा, बैटरी कैसे बनाया मैंने, समझ गया? इसी तरह बैटरी समझा। अगर ये रॉड इधर जा रहा है v मीटर पर सेकंड से, तो इसके अंदर का जो चार्ज है वो भी इधर जाएगा v मीटर पर सेकंड से, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज इधर होगा। सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, v क्रॉस b करो, ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, इज इट इक्वल टू BLV? ईएमएफ कितना हो जाएगा, BLV? हाँ या ना। इसी तरह समझा बेटा आपको ये पॉइंट, BLV? So I understood little only. अच्छा wait, ये BLV नहीं समझा आपको कैसे लिखा मैंने मोशनल ईएमएफ? No, so that I understood. ओके, सो व्हाट, क्या नहीं समझा ये वाला? Yes. ओके, बोलो बोलो आराम से बोलो, तुम्हारे लिए बहुत हेवी आई नो दिस, ये 12th के बच्चों को नहीं समझता बेटा, आपको किधर से, आपको समझ आ रहा वही बहुत बड़ी बात है।
बिंदास बोलो कि सर नहीं जमा मुझे। ये देखो, ये रॉड है, दिस आई रॉड आई हैव टेकन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये रॉड इधर जा रहा है v मीटर पर सेकेंड से। सो क्या रॉड के अंदर इशिता पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा? हाँ। ओके, सो लेट्स से इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेता हूँ। मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड कि डाउनवर्ड? अब देखो, अगर रॉड इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही जाएगा, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मैंने अभी बताया आपको कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप फोल्ड करो। सो वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, सो v क्रॉस b किया तो थंब किधर पॉइंट किया, ऊपर। तो क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा ना इसी तरह। यस सर। सो इधर क्या एक्यूमुलेट करेगा, प्लस वाला चार्ज, इधर क्या एक्यूमुलेट करेगा, माइनस। आपको ऑलरेडी पता है कि प्लस इज हायर पोटेंशियल और माइनस कैसा होता है, प्लस कौन सा पोटेंशियल होगा, हायर, और माइनस कौन सा पोटेंशियल होगा, लोअर। सो बैटरी को अगर हाँ। आप दिखा दोगे तो ऐसा होगा, ये हायर पोटेंशियल है, ऊपर हायर होगा, नीचे लोअर होगा। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। ओके सर, गॉट। चलो, सो ईएमएफ इस केस में, यानी मोशनल ईएमएफ इस केस में जो इंड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बीएल। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट कितना जनरेट होगा, ईएमएफ, ये V है मतलब वोल्टेज है ना, वोल्टेज है, और ये V क्या स्टैंड करता है, वेलोसिटी। सो ये वाला V आपका वोल्टेज होगा और ये V क्या स्टैंड करता है, वेलोसिटी। हाँ या ना? सो V is equal to I into R. So what will be current from here? Is it equal to voltage by resistance? तो करंट कितना हो जाएगा? Is it equal to BLV by R? Yes or no? ये करंट क्या मिला आपको? Is it induced current? So करंट कितना मिला? Is it equal to BLV by R? भाई साहब, होगा BLV by R? हाँ या ना? हाँ ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इम्प्लाइज की करंट ऐसे मूव कर रहा है, ये हायर था, आपको पता है करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जस्ट रिमूव दिस। तो करंट ऐसे जा रहा है, राइट। इफ करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट अगर इससे जा रहा है, सो आप मुझे बताइए, इफ करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डज इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को इफ वी प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, so does that current carrying conductor experience magnetic force, yes or no? यस। What is the force experienced by current carrying conductor in magnetic field? कितना फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में? कुछ याद है कि सब भूल गया? ऐसा क्या होता है फॉर्मूला बेटा फोर्स का? इज इट आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर? I stands for current, L is the length, and B is what, magnetic field. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Is it equal to BIL into sin theta? हाँ, यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल Angle between the length vector and the magnetic field. correct. This is the angle between length vector and magnetic field vector. Okay. मुझे एक बात बताओ, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? What is the direction for length vector? शुभम, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है?
लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? हम्म, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नाइशा, व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर लेंथ वेक्टर? Sir, is it in the direction of current? Yes, very good. The direction in which current is moving, length vector will go in that direction only. मुझे बताओ इस केस में लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है फॉर दिस केस? इस केस के लिए लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? लेंथ वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर. सो व्हाट इज थीटा हियर? Is it equal to 90 degree? Yeah. Okay. So what will be magnetic force? BIL into what? Sin theta. Theta will be what? 90 degree. What is the value of sin 90? 1. 1. So is it equal to BIL? और I कितना है? Already हमने कैलकुलेट किया हुआ BLV by R. So if I place here, so what will be magnetic force acting on this wire? कितना हो जाएगा? V square L square V by V square L by R. हाँ या ना? Yes. So this is magnetic force on this. How will be getting the direction? क्योंकि force तो वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाँ, ये सब पे तुम लोग एक्सपर्ट हो गया था जब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन वायरेक्शन ऐसे खटाखट निकालते थे आप, सब भूल गए ड्यू टू रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन. कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? नाइशा, याद है हमने डिस्कस किया था कि एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ थंब को फोल्ड करो. एल वेक्टर इधर होगा, बी अंदर है, एल ऊपर बी अंदर, से एल क्रॉस बी करोगे तो क्या थंब इधर पॉइंट कर रहा है? तो क्या इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा? हाँ या ना? ये क्या है? ऑन वायर. यस और नो? समझ में आया? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना कि अगर डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ. एल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बी अंदर है, एल ऊपर बी अंदर, एल क्रॉस बी करोगे थंब इधर जा रहा है. इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर. इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर आपको कोई चार्ज पे डायरेक्शन पूछेगा तो वी से बी की तरफ फोल्ड करना, और अगर आपको कंडक्टर पे पूछेगा तो एल से बी की तरफ फोल्ड करना फिंगर को, जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. इज इट क्लियर एवरीवन? नाइसा, समझा बेटा आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर? हाँ सर. ओके, मैग्नीट्यूड भी क्लियर है क्या? v स्क्वायर L स्क्वायर V by R. Sir, what if you didn't attach any resistance? If I don't attach any resistance then current will be undefined. अगर R ही नहीं होगा, R if it is zero, हालांकि मेरे पास कोई सुपर कंडक्टर आज तक हमारे पास नहीं है. We have conductors, we don't have super conductor. तो कोई नॉर्मल वायर भी लोगे तो उसके पास रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, राइट? सो देयर इज नो, वी डोंट हैव सुपर कंडक्टर राइट नाउ. कोई भी कंडक्टर होगा उसके पास कम अमाउंट में होगा बट इट विल हैव रेजिस्टेंस, है ना? लेकिन मान लो अगर आपको कल को सुपर कंडक्टर मिल जाए
तो आपका करंट अनडिफाइंड हो जाएगा, बहुत लार्ज करंट होगा। इज इट क्लियर? Yeah. ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स बाकी सबको क्लियर है? इशिता, दिया एंड शुभम, आप चारों को क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, पक्का समझ गया दिया अच्छे से ये पूरा कैलकुलेशन? दिया ये कैलकुलेशन समझा बेटा अच्छे से? हाँ सर समझ गया। ओके, आपको इशिता, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशंस हियर? इशिता कैलकुलेशन समझा? हाँ या ना? हाँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें करना है खुद से सोच के, आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, ठीक है? लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी आंसर बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है? और एक वायर फ्रेम को आप ऐसे अंदर लेकर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये स्क्वायर फ्रेम है, इसका लेंथ एल ले लो और आप अंदर लेकर जा रहे हो वी मीटर पर सेकेंड से। तो जब आप इसको अंदर लेकर जाओगे वी मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस केस में? एज वी आर टेकिंग दिस इनसाइड द लूप, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो तीनों चीज करा दिया मैंने, ये मोशनल ईएमएफ भी किया हम लोगों ने मूवमेंट की वजह से रॉड में, क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा, नेगेटिव इधर लगा, एक टाइम के बाद दोनों आके स्टेबल हो गया। फिर हमने इधर किया रोटेशन की वजह से, लूप के रोटेशन की वजह से, फिर ये मूवमेंट की वजह से, और अभी डिस्कस कर रहे एरिया चेंज होने की वजह से। तो जैसे ही ये लूप अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंड्यूस होगा या नहीं, सॉरी फ्लक्स चेंज करेगा या नहीं? हाँ, इसी तरह जैसे ये लूप अंदर जाएगा बेटा फ्लक्स चेंज करेगा या नहीं? हाँ चेंज। तो बताइए कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? गिव इट अ ट्राई, आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट टाइम टू सॉल्व। पानी पी के आता हूं, अब ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके कैसे करेंगे? ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है बेटा, कैसे करेंगे इसको? सर जितना रॉड पे लग रहा है उसको एल से मल्टीप्लाई कर सकते। नहीं वैसा नहीं, देखो मान लो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम पे एक्स लेंथ अंदर है, तो फ्लक्स कितने एरिया से पास करेगा? किसी भी टाइम टी पे आई एम एज्यूमिंग दैट एक्स लेंथ इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम, धीरे धीरे एक्स इंक्रीज होता जाएगा ना। सो वी आर एज्यूमिंग कि एट एनी टाइम टी
x length of square frame is in magnetic field, राइट। सो मैंने अज्यूम किया कि किसी भी टाइम टी पे x लेंथ स्क्वायर का लूप के अंदर है। तो मुझे बताओ फ्लक्स कितने एरिया से पास कर रहा है, टोटल एरिया से कि सिर्फ ये हैच वाले एरिया से? फ्लक्स कितने एरिया से पास कर रहा है, टोटल एरिया से कि सिर्फ कितने एरिया से? हाँ नाइसा, अगर इतना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फ्लक्स किससे पास कर रहा है, टोटल एरिया से कि सिर्फ ये हैच वाले एरिया से? So वो shaded है. शेडेड एरिया से। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, v इंटू ए इंटू वॉट, कॉस थीटा। थीटा ऑफ कोर्स 0 है इस केस में, या 180 ले सकते हो। p इंटू ए इंटू वॉट, कॉस थीटा। So flux will be equal to what? B into A into cos of 0 degree. So I'm assuming area vector is inside the screen. So flux कितना हो जाएगा? B. एरिया को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ये वाला साइड भी L होगा into x. So basically flux कितना हो जाएगा, BL into x. चलो EMF निकालते हैं. So what will be EMF here? Minus of d phi by dt. EMF कितना हो जाएगा, d into BLX by dx. L is the length here. BLX by dt. तो ये B और L कांस्टेंट है, सो टेक इट आउट। BL बाहर निकाला, अंदर क्या आ जाएगा, dx by dt। मुझे बताओ dx by dt क्या मिलेगा आपको? व्हाट डू वी हैव dx by dt? V. वेलोसिटी। यस, सुपर। ये v हो गया, मतलब यहाँ पे भी जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, BL। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बनता है जो मोशनल EMF का था। इस केस में भी जो EMF बनेगा वो BLV। L ये लेंथ है। So exactly we have the same formula as we were having for motional EMF. Same formula इधर भी लग रहा है। तो यहाँ पर जो L है वो breadth है ना, length. Yes, separate. So I have taken square basically, तो वो सेम रह जाएगा ना। अगर आप स्क्वायर की जगह पर रेक्टेंगल ले लोगे तो विड्थ वाला विड्थ है वो। डन। चलो आगे बात करें। चलो देखो क्वेश्चन देखिए। So we have a resistance here, 10 ओम का है। मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ है, तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और इस केस में जो फ्लक्स दिया है आपको, फ्लक्स इज 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 EMF इंड्यूस्ड at t is equal to 1 second
and number 2 induced current at t is equal to 1 second. चलो करो फटाफट, गेट द आंसर फास्ट. आपसे ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहा है t is equal to 1 second और करंट पूछ रहा है at t is equal to इंड्यूस करंट at t is equal to 1 second. आगे आंसर नाइशा, आंसर आया. So once. चलो देखे. सो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड. कैसे करोगे? ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ d5 by dt. So which implies EMF will be equal to minus, if you want you can ignore it, 10t square 5t plus 4 over dt. So what will be EMF here? d of 10t square by dt plus d of 5t by dt plus d4 by dt. So this 10 and 5 they are a constant, so we can take it out of the differentiation sign. EMF कितना हो जाएगा? 10 over dt square by dt plus 5 over dt by dt. यहाँ तो सिर्फ 4 ही है, तो we'll have to keep it here. Okay. What will be the differentiation of t square here बेटा? शुभम, t square का डेरिवेटिव क्या होगा? I'll write here after this. Shubham, what will be the derivative of t square? Huh? What will be the derivative for t square? Will it be equal to twice of t? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. आपसे कभी पूछा मैंने ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ईएमएफ कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट. Am I clear? समझा? नाइस आंसर आया था बेटा आपको ईएमएफ
हाँ ओके, सेकेंड केस में आपसे करंट पूछा है तो कैसे करोगे? सेकेंड केस में आई हैव आस्क्ड यू टू गेट व्हाट? करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट ये कैसे निकालोगे इंड्यूस्ड करंट आप? सो फॉर इंड्यूस्ड करंट क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना हो जाएगा? 25/10. So what will be current? 2.5. Was that the answer? दिया आंसर आया था बेटा आपका सारे पार्ट्स दोनों केस का? आगे आंसर सभी को? एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Shall I take one more? एक और करके दे दो। मान लो ऐसा एरिया लिया मैं and this area I have taken as 2 meter square. Magnetic field is here in what direction में? और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया मैंने 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 टेस्ला। सो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 4t स्क्वायर 2t प्लस 1 टेस्ला। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 at t is equal to 2 seconds एंड सी पूछ रहा है चार्ज फ्लो इन 2 seconds। सो 2 सेकंड में चार्ज फ्लो क्या होगा? सो आई हैव एडेड वन मोर क्वेश्चन। तो आपसे 3 चीज पूछा है मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 2 seconds, नंबर 2 इंड्यूस्ड करंट इन एट t is equal to 2 seconds एंड चार्ज फ्लो इन 2 seconds। करिए। सर रेजिस्टेंस नहीं दिया। हाँ आई नीड टू गिव रेजिस्टेंस। 1 second। रेजिस्टेंस विल बी 2 ohm।
चलो करें इसको। फर्स्ट केस में आपसे पूछा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो फर्स्ट केस में they are asking us to get induced EMF। तो पहले तो इसके लिए फ्लक्स निकाल दो, B into A, बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, एरिया वेक्टर अंदर ले लो। फ्लक्स कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर 2t plus 1 इंटू एरिया आई हैव ऑलरेडी गिवन 2। फ्लक्स कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो क्या करोगे, d∅dt, और वी कैन टेक इट एज माइनस ऑफ d∅dt एनीथिंग। ईएमएफ कितना हो जाएगा d ऑफ 8t स्क्वायर बाई dt प्लस ये क्या आ जाएगा 4t बाई dt प्लस this 8 and 4 are constant, so we can have this outside. Plus d2 by dt. Of course, this 2 is constant, so इसका derivative क्या हो जाएगा 0 16t plus 4 volt। मैंने आपसे कभी पूछा at t is equal to 2 seconds, so at t is equal to 2 seconds, what will be the EMF? 16 into 2 plus of 4 36। EMF will be 36 volt। यही था क्या आंसर EMF का? नहीं सर, यही आंसर था बेटा 36 वोल्ट। ओके ग्रेट। नाउ इफ आई वांट टू गेट करंट, इंड्यूस करंट, तो कैसे करोगे आप? शुभम तुम्हारा आंसर आया था? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस? ओके, सेकेंड केस में आपसे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड करंट। कैसे करोगे? I is equal to simply V by R। So what is the voltage I am having 36 और रेजिस्टेंस मैंने आपको 2 दे दिया था 36 by 2। एम्पियर। ओके, थर्ड केस में आपसे पूछ रहा है चार्ज फ्लो। तो इन थर्ड केस दे आर आस्किंग अस टू गेट चार्ज फ्लो। कैसे करेंगे ये? नाइशा, हाउ यू हैव डन दिस बेटा चार्ज फ्लो? I is equal to Q by D। वेरी गुड। I is equal to Q बोलना सही नहीं है, dq by dt। सो dq कितना हो जाएगा I into dt, which implies delta Q will be current into delta T। So delta Q कितना हो जाएगा? current we had is 18 और कितने टाइम पूछा? in 2 seconds। So delta T I had is 2। So delta Q basically कितना हो जाएगा 36 cool। Am I clear? इसी तरह समझा बेटा कैलकुलेशन आपको प्रॉपर्ली पूरा? Sir, but that current was also for 2 seconds only। No, I have asked current at 2 seconds and I am asking what is the charge flow in 2 seconds, so there is a difference। मैंने करंट का भी पूछा at 2 seconds and charge flow in 2 seconds। नाइस, इज इट क्लियर बेटा? समझ गया? Yes। Okay, fine। So we'll close for today। Before next lecture, which is on Saturday morning 9 to 11, मेरा एक सजेशन होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने किया था ना, एक बार उसको प्लीज गो थ्रू करो सो दैट वी कैन डील विथ गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? आज का पार्ट समझा? दिया समझा बेटा आपको पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ सर समझा। चलो ठीक है, विल क्लोज फॉर टुडे। Bye, sir. Thank you. बाय बेटा। Bye sir।
बाय।